students, I hope you all are safe at home. बच्चों, हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी हरियर काका के कर लिए हैं। आज हम 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन ये पहले भी पढ़ा है कि हरियर काका वो महंत जो वो होते ठाकुरबाड़ी के, वो उनको ले जाते हैं। उसके बाद जब पुलिस वाले उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं, उसके बाद जब वो पुलिस वाले हरियर काका को लेके घर पे आते हैं, तो हरियर काका की आगे क्या कंडीशन होती है, उनके क्या हालात होते हैं, अब हम देखेंगे। देखो, हरियर काका ये देर तक अपने जो बयान थे वो दर्ज कराए, ठीक है। तो हरियर काका जो है पुलिस वालों को अपनी सारी बात बताते हैं कि उनके साथ वहां पे क्या हुआ, अपना सारा बयान देते हैं। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जब हरियर काका बोल रहे थे, वो साधुओं के लिए बहुत नफरत उनके दिल में थी कि उनके साथ ये उन्होंने क्या किया। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा, मतलब कि इतना बुरा जो आज हरियर काका मतलब वो महंतों के लिए और साधु संतों के लिए बोल रहे थे, तो कहते हैं कि शायद उन्होंने कभी आज तक इतना बुरा किसी के लिए नहीं बोला था जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरियर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब क्या होता है बच्चों की, जो हरियर काका होते हैं वो फिर से अपने भाइयों के साथ, उनके परिवार के साथ रहने लगते हैं। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया। अब क्या था कि जो हरियर काका के भाई थे वो अब उनको अपने घर के अंदर रखते थे, ठीक है। अब उनको दलान में मतलब कि बरामदे में उनका जो बिस्तर था वो नहीं लगाया जाता था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। अब हरियर काका जो थे उनको ऐसे रखा था चाहता था जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु को रखा जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हरियर हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अब क्या था कि रिश्ते नाते के जितने भी जो बहादुर मतलब थे लोग, उनको अब बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे, मतलब कि काफी सारे हथियार भी घर पे इकट्ठे करके रख लिए गए थे। 24 घंटे हरियर काका के ऊपर पहरा दिया जाता था। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से निकलते तो 4-5 की संख्या हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे रहते थे। अब क्या करते थे कि अगर काका को कोई काम भी घर से बाहर पड़ जाता तो उनके साथ 4-5 जो थे पहरेदार उनके साथ हमेशा ही रहते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। अब क्या था कि जो हरियर काका के भाई थे, जब हरियर काका सोते थे तो वो उनको चारों तरफ से घेरा डाल के ही सोते थे। और भाइयों ने अब क्या था कि ड्यूटी बांट ली थी। आधी रात एक भाई जागता था तो जो आधा रात का टाइम होता था उसमें दूसरा भाई जागता था। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खुखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। अब क्या था कि ठाकुरबाड़ी का जो दृश्य था, जैसे ठाकुरबाड़ी पहले रहती थी अब वो ठाकुरबाड़ी भी नहीं रही। वहां पे क्या था, खुखार लोग अब ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरियर को लेकर गांव क्रम से जो 2 वर्गों में बट गया था। अब क्या था कि हरियर काका के जो ये हालत हुई थी, उसके ऊपर जो पूरा गांव था वो 2 भागों में बट गया था। इसमें क्या था बच्चों, 2 भागों में बटने का मतलब ये है कि एक भाग में वो लोग थे जो कहते थे कि हरियर को अपनी जो जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम लगानी चाहिए, और दूसरे भाग वाले जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो हरियर काका है उसको जो सारी जमीन है वो अपने भाइयों के नाम लगवानी चाहिए। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। अब क्या था कि लोग अपनी अपनी हर रोज की अपनी अपनी राय देते थे। अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अब क्या था कि हरियर काका पहले तो बिल्कुल सीधे साधे थे बच्चों, पर अब क्या था कि वो चतुर और ज्ञानी हो गए थे। उनको अब ये मालूम हो गया था कि अगर मेरा घर पे भी कोई आदर सम्मान हो रहा है तो सिर्फ मेरी जमीन के लिए हो रहा है, ठीक है। वे महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। तो हरियर काका का ये मानना भी था कि अगर मेरे पास जायदाद नहीं होती तो मेरे को कोई भी नहीं पूछता। हरियर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। अब वो जो जैसे महंत जी ने उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मतलब लगा लिया था, अब उनको भी पता चल गया था कि ये मतलब कि सारा कुछ मेरे साथ सिर्फ मेरी जायदाद के लिए ही कर रहे हैं अच्छा व्यवहार।
ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परामर्श से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित करना, बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अब महंत जो हरिहर काका थे, उनको पता चल गया कि जो महंत है उसको कोई मतलब धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक पूजा पाठ के नाम पे सिर्फ एक ढोंग ही करता है। वो सिर्फ अपनी मतलब बिना कुछ मेहनत किए वो आराम से बैठ के खाना चाहता है और ठाकुरबाड़ी से उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ किस लिए कर रहा है सारा कुछ, उसकी जमीन पाने के लिए। वो क्या करता है कि अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह महंत को वे अपने पास पटकने तक नहीं देंगे। अब हरिहर काका को उसकी जो सच्चाई थी वो समझ आ चुकी थी। अब हरिहर काका ने सोच लिया था कि वो अब महंत जी को अपने पास पटकने तक नहीं देगा, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देते हैं। अब हरिहर काका को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने अपनी जायदाद अपने भाइयों या ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दी तो वो जब वो अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देंगे तो वो उनको ऐसे निकाल कर फेंक देंगे जैसे दूध की मक्खी को दूध से निकाल कर फेंक दिया जाता है। ठीक है, कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। अब उनका जो बुढ़ापे का दुख है वो भी खत्म जल्दी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तय हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्होंने वापस लाया गया उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। अब क्या था बच्चों, जो गांव वाले लोग थे अब हरिहर काका को यह राय दे रहे थे कि आप जो अपनी जमीन है हरिहर काका वो अपने भतीजों के नाम लगा दो, नहीं तो क्या होगा कि जो महंत जी है उनकी दृष्टि आपकी जमीन पर ही रहेगी। ठीक है, इससे अच्छा तो यही है कि आप पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे बचने का यही एक रास्ता है कि आप अपनी जमीन या तो अपने भाइयों के नाम लिख दो, नहीं तो अपने भतीजों के नाम लिख दो। ठीक है, वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की दृष्टि जो है उनके ऊपर ही रहेगी, सिर पर मंडराता रहेगा ये खतरा। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार देते थे, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वयं ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। तो हरिहर काका बच्चों आगे ये कहते हैं कि मेरी जो जायदाद है जब मैं मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरे भाइयों को मिल जाएगी। मैं अपनी जीते जमीन, अपनी जो जमीन है वो अपने भाइयों या भतीजों किसी के नाम नहीं लिखूंगा। भाई जब समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते से भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण किया जो महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। आज क्या था बच्चों की हरिहर काका के जो भाई थे उन्होंने भी आज जब वो समझा के हरिहर काका को मतलब कि थक गए कि वो अपनी जमीन उनके नाम लगवा दें, जब वो नहीं समझ रहे थे तो उन्होंने अब क्या किया कि उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही रूप धारण कर लिया जो महंत जी ने किया था। अब उन्होंने अपना वो मतलब वैसे ही सारा कुछ करना शुरू कर दिया जैसे कि महंत जी ने किया था। तो अब वो भी हथियार लेकर उनके सामने हरिहर काका के सामने खड़े हो गए और वो उनको बोलते हैं, धमकी देते हुए कहते हैं, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को भी सूचना नहीं मिलेगी कि कहाँ चले गए। तो वो हरिहर काका को बोलते हैं कि जहाँ पे हम बोल रहे हैं आप वहीं पे साइन कर दो, अदरवाइज हम आप लोगों के साथ क्या करेंगे कि तेरे को जमीन मतलब गड्ढा गाड़ के वहां पे ही गाड़ देंगे और लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे चले गए। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। बच्चों अब क्या था कि हरिहर काका के साथ ये जो बुरी हालात हो रहे थे वो अब दूसरी बार हो रहे थे, पहली बार नहीं। ठीक है, तो अब हरिहर काका जो है वो इतना नहीं डरते। ठीक है, जैसे कि पहले
जब महंत जी ने उनके साथ बुरा किया था वैसे। तो वो अब हरिहर काका क्या करते हैं कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी जो है आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हरिहर काका ने सोच लिया था कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, यह ठीक होगा। हरिहर काका अब खुद ही ये सोचने लगे थे कि अच्छा हो कि अगर मेरे को एक बार में ही ये मार दें। अब मेरी मतलब हालात बहुत बुरे हैं। वे अपनी जो कंडीशन है, वो अपने जो हालात हैं वो किससे, देखो बच्चों, मैच करने लग जाते हैं। मैच का मतलब अपनी बराबरी एक जो विधवा है रमेश्वर की बीवी, ठीक है, उससे करने लग जाते हैं। एक गांव में मतलब इनके गांव में एक रमेश्वर पहले रहता था, उसके साथ वो अपनी जो हालात हैं उसका मतलब करने लग जाते हैं कि मतलब उसके जैसे मेरी भी हालात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि रमेश्वर की विधवा के थे। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं। रमेश्वर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा दी, ठीक है। तो क्या होता है कि रमेश्वर की जो विधवा होती है उसके भाई भी क्या करते हैं रमेश्वर के, कि उसकी विधवा से बहला फुसलाकर उससे भी जमीन का जो पूरा हिस्सा है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो शुरू में तो उसका खूब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 जून खाना तक नहीं देते। बच्चों, 2 जून का मतलब होता है 2 टाइम का भी खाना उनको नहीं देते। उन्हें अंत में उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, ठीक है। तो अंत में जो उसकी रमेश्वर की बीवी होती है उसके हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती, ठीक है, तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते रहते। तो हरिहर काका का ये मानना था अगर रमेश्वर की जो पत्नी थी, जो अगर अपना जो सारी जमीन थी वो अपने भाइयों के नाम उसके ना लिखती तो शायद उसे 2 टाइम का खाना मिलता रहता और उसके बुढ़ापे तक उसकी पूरी सेवा होती। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहते हैं अपने भाइयों को, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक दूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे मारना है तो मार दो, पर मैं अपनी जमीन जो है वो अपने जीते जी किसी के नाम नहीं लिखूंगा। तुम अब ठाकुर बाड़ी के महंत गुजारे से तनिक भी कम नहीं। तो अब वो कहते हैं कि अपने भाइयों को कहते हैं कि आप भी महंत जो है ठाकुर बाड़ी के उनके जैसे ही हो, उनसे कम नहीं हो, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। आगे से हरिहर काका के भाई उसे कहते हैं, देखते हैं कि कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के, ठीक है। बच्चों, यहाँ तक हमने एक पार्ट कर लिया, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ओके बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। अब बच्चों क्या होता है कि इसमें हरिहर काका के अपने भाइयों के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांवों में भाग जाना चाहते थे। अब हरिहर काका बच्चों चाहते थे कि मैं अपने घर से बाहर ही निकल कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर भी अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अब क्या था कि जो उनके भाई थे वो उन पर हथियार चलाने शुरू कर दिए थे उन्होंने। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। अब क्या था, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब चिल्लाना शुरू किया लोगों को, ताकि पता चल जाए कि उनके साथ अंदर घर में क्या हो रहा है। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले काका की आवाज गांव में पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे। अब क्या था कि जो आसपास के लोग थे उनको हरिहर काका की आवाज सुन गई और वो क्या करने लगे, दलान में इकट्ठे होने लगे। बच्चों, दलान का मतलब है बरामदे में इकट्ठे होने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई। अब क्या था कि ठाकुर बाड़ी के जो संत थे उन तक भी ये खबर पहुंच गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के घर के और रिश्तेदार के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ पहुंचे। अब क्या था बच्चों, महंत जी जो थे वो पुलिस के पास चले गए और उनकी जीप में आकर उनके हरिहर काका के वहां पे घर में ही आ गए, ठीक है। तो पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल जो था खत्म हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या था कि जो हरिहर काका के घर के लोग थे, जो रिश्तेदारी के लोग थे, उन्होंने सब जो आस पड़ोस के लोग थे उनको बोल दिया था कि ये हमारे घर का मामला है। जब पुलिस आ जाती है तो कहते हैं कि
निजी मामला जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, घर तलाशी शुरू हो गई, घर की तलाशी लेनी पुलिस वालों ने शुरू कर दी। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में पाया गया, बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। तो क्या हुआ कि जो कंडीशन उनकी, जो हालत महंत जी ने की थी, उससे भी उनकी बदतर हालत उनके भाइयों ने की थी, और इस बुरी हालत में ही हरिहर काका को पाया गया। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म अत्याचार किया है, जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अगर कोई थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। तो हरिहर काका ने जब पुलिस को सारी हालत अपनी सुनाई, अपनी सारी कंडीशन बताई कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके जो जमीन के कागज थे उन पर जबरन उनके भाइयों ने साइन किए हैं, मतलब अंगूठे के निशान लिए हैं। ठीक है, उन्हें खूब मारा पीटा भी है, उनकी हालत बहुत बुरी की है। हरिहर काका की पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। अब क्या था कि हरिहर काका की पीठ पर भी, माथे पर भी और पांव पर भी जो जख्म के निशान थे, जो उनके भाइयों ने उनको मार के मतलब किए थे, वो उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए। तो क्या होता है कि हरिहर काका जो थे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और वे काम भी रहे थे। अचानक क्या होता है, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। मुंह पर पानी छीट कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। अब क्या था, जो उनके रिश्तेदारों के लोग थे वो भी वहां से फरार हो चुके थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे। अब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी। हरिहर काका को अकेला और सुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए अब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की। बच्चों, अब क्या था कि जो हरिहर काका के साथ जितनी भी आज तक घटनाएं हुई हैं, ये जो उनके भाइयों वाली घटना थी, ये अंतिम घटना थी। अब क्या था कि हरिहर काका मतलब ना तो अपने परिवार के साथ रहते थे और ना ही कहीं अपने भाइयों के साथ रहते थे, ना ही वो ठाकुरबाड़ी में रहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि अपने घर पे ही 2 उन्होंने राइफल वाले पुलिस कर्मचारी अपने साथ रख लिए, 4 जवान। ठीक है, पर अब क्या था कि जो भाई थे उनको ये चिंता थी कि कहीं महंत उन्हें मतलब अपनी बातों में फिर से उलझाकर अपने साथ ना ले जाए और अपनी उनकी सारी जमीन अपने नाम ना लगवा ले। ठीक है, और जो महंत था उसे ये डर था कि कहीं उसके भाई उसे फिर से ना ले जाए। ठीक है, तो परंतु वो क्या रहा था कि हरिहर काका अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की उन्होंने मांग कर रखी थी कि मेरे को और भी पुलिस दी जाए मेरी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब तब नेपथ्य में रहकर भी उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा दी, पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता मत पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। अब हरिहर काका के लिए 4 जवान तैनात किए गए थे। जहां तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यापार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। अब क्या था बच्चों, जो हरिहर काका की सुरक्षा हो रही थी, जो पुलिस कर्मचारी थे, असल में वो जो मतलब उनको सहायता दी जा रही थी वो कौन दे रहा था, तो वो ठाकुरबाड़ी की तरफ से भी आ रही थी और उनके भाइयों की तरफ से भी। वो इसलिए अब उनकी सहायता कर रहे थे ताकि जो हरिहर काका है किसी और के दबाव में आकर किसी और के नाम जमीन अपनी ना कर दे। गांव में एक नेताजी है, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। तो एक गांव में नेताजी रहते हैं जो ना तो कोई नौकरी करते थे, ना कोई उनकी खेती थी, ना वह उनकी कोई गृहस्थी थी। गृहस्थी का मतलब होता है बच्चों घर था उनका, मतलब अपने घर में कोई मेंबर थे, फिर भी 12 महीने वो मौज उठाते थे। राजनीति की जुदाई छड़ी उनके पास है, उनका ध्यान जो है हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गाँव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ अपने
उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरियर उच्च विद्यालय नाम से हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरियर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। अब बच्चों ये क्या करते हैं, जो नेताजी होते हैं वो हरियर काका को ये अपनी सलाह देते हैं कि वो एक मतलब अपनी जमीन जो है उससे एक स्कूल खुलवा दें, ठीक है। परंतु अब क्या था कि हरियर काका के ऊपर इस बात का भी कोई रंग नहीं चढ़ा। ना रंग चढ़ने का मतलब है कि उन पे कोई असर नहीं हुआ, वो अब इन सब चीजों से परे हो गए थे। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरियर काका। आंगन, खेत खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उन्हीं की चर्चा। उनकी घटना की तरफ विचारणीय है, चर्चनीय है, कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती, लेकिन हरियर काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरियर काका की चर्चा चिढ़ती है, फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरियर ने अपना बयान दर्ज कराया कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओरों के लोगों के में जबरन अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद अब उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। बच्चों अब क्या था कि गांव के लोगों में अब ये बातें छिड़ गई थी कि देखो दोनों साइड के जो लोग थे उन्होंने जो हरियर काका थे उनके अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले लिए थे। अब गांव के लोग ये सोचते थे पता नहीं ये जमीन और किसके नाम आगे जाएगी, ठीक है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है और उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगला देता है, फिर भी कई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आकांक्षाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरियर के भाई को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। बच्चों अब क्या था, अब क्या हो रहा है कि जो मतलब कि उनको ये चिंता होती है लोगों को कि अच्छा होता अगर उनके भाइयों को ये सारी जो जमीन है वो मिल जाती, नहीं तो क्या होगा कि ठाकुरबाड़ी के नाम ये सारी जमीन चली जाएगी। ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक और समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा लेता है। बच्चों अब क्या हो रहा था कि सारी जो गांव था उसमें सिर्फ हरियर काका के ही जो जमीन थी उसके बारे में बातें होती थी। कोई छोटी सी बात का भी पता चलता तो लोग नमक मिर्च लगा के उनको बहुत ज्यादा मतलब फैला देते थे सारे गाँव में। एक खबर आती है कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक खबर उनके हाथ और लोगों के लगती है कि महंत जी जो हैं और हरियर काका के भाई हैं वो ये सोच रहे हैं कि मतलब कि अच्छा होता अगर हम अंगूठे के हरियर काका के निशान लेके उसके बाद उनको खत्म ही कर देते। एक दूसरी बात और आती है कि हरियर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों में से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी जो लाश है हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। तो एक खबर दूसरी और भी आती है, मतलब झूठी जो खबरें हैं बच्चों यहाँ पे फैलाई जा रही हैं। तो दूसरी खबर यह फैलती है कि हरियर काका जब मरेंगे उनको अग्नि देने के लिए साधु संत और जो काका के भाई हैं उनके बीच में काफी लड़ाइयाँ होंगी, खून की नदियां तक भी बुरी तरह बहा दी जाएंगी। एक तीसरी खबर और आती है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जे करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उनके लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर काका के 15 बीघे जो खेत है में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और जो दखल कर देगा। इससे पहले की भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। बच्चों तीसरी खबर क्या आती है कि एक इसी गांव में एक बुट्टन नाम का डाकू है। वो क्या करेगा कि जो हरियर काका की 15 बीघे जमीन है उसमें से वो उसको 5 बीघे जमीन है वो बुट्टन को दे दी जाएगी और हरियर काका के जो भाई है वो सारा मामला अपने आप निपटा लेंगे। 10 बीघे जमीन होगी वो उसके भाई रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरे इलाके में जो है नई नई खबरें हर रोज की फैलती हैं। एक चौथी खबर और आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरियर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे।
ठीक है। रहस्यात्मक और भयानक खबरों से गांव का आकाश जो है आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहरता जा रहा है। सबके मन में यह बात आती है कि हरियर कोई अमृत पीकर नहीं आए, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कह नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ ही गया है। इसलिए लोगों के अंदर भय है कि प्रतीक्षा भी एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उनके आगमन को टाला नहीं जा सकता। अब क्या है कि हरियर काका की जो मरने के बाद जो गांव वालों की मतलब की कंडीशन होएगी, उसके बारे में जो पूरी स्थिति होएगी, उसको देख देख के गांव वाले के लोग, गांव के जो लोग हैं वो बहुत घबरा रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि भुट्टन डाकू आएगा तो उनको मारने के लिए, तो वो ये सोचते हैं कि हमारा जो पूरा गांव है हरियर काका के मरने के बाद जो है पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। और हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन ही अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वह उन्हीं बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उसे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। अब देखो बच्चों, हरियर काका जो है बिल्कुल गूंगे हो गए हैं। अब वो ना तो बोलते हैं ना किसी से बात करते हैं। मतलब ये जो 2 हमले उन पर हुए उसके बाद वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। ठीक है। अब बस एक नौकर उन्होंने रख लिया है जो उनको सारा खाना वगैरह बनाकर खिलाता रहता है। ठीक है। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं उनके पास। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं। अब हरियर काका की ये स्थिति है कि वो किसी से बात नहीं करते, किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछते, कोई जवाब नहीं आगे से देते। सारा दिन खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते हैं। हमारे गांव के लोग उनके बारे में कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। अब वो किसी से कोई बात नहीं करते। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मस्ती कर रहे हैं। अब जो पुलिस के जवान जो हरियर काका की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं वो अब खूब मस्ती करते हैं। जिनका धन वह रहे उपास, खाने वाले के करे विलास। बच्चों, ये एक कहावत है कि जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। जो मतलब कि जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मतलब उनके जो पैसे हैं उन पर अपना बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और जो खाने वाला है वो बिल्कुल शांत हो गया है। कोई मतलब वो उपवास करता है, मतलब उपवास का मतलब है वो बहुत कम खा रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। जो पुलिस के जवान है अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों जून का उन्हें मतलब कि दोनों समय का भोजन मिल रहा है, वो पूरी तरह से भोग में लगे हुए हैं। बच्चों, आगे अब ये अपना जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इसके जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने कॉपीज पे अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ठीक है। ढूंढ कर कि कहाँ पे ये क्वेश्चन सारे मतलब हैं। ठीक है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।